भूमि स्कूल से आई और उसने अपने घर के बाहर काफी सारी भीड़ को खड़ा हुआ देखा। आस पड़ोस के सभी लोग उसके घर के आसपास जमा हो रखे थे। कुछ लोग घर के अंदर झांक रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लगभग भागते हुए घर के अंदर घुसी तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे और माँ रोए जा रही थी, और उसके छोटे भाई बहन माँ के साथ चिपके बैठे थे। माँ, क्या हुआ बाबा को? बेटा, हमारी तो किस्मत फूट गई है। तुम्हारे बाबा को लकवा हो गया है। दुकान पर चाय बना रहे थे, अचानक से गिर पड़े। वो तो भगवान का शुक्र है, आस पड़ोस के लोगों ने देखा और ले आए। दीदी, मैं तो बहुत डर गया था बाबा को देखकर। अब क्या होगा दीदी? माँ, डॉक्टर के पास लेकर गए थे पापा को? हाँ मेरी बच्ची, डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि ये किसी टेंशन में थे और इसी वजह से सोचते सोचते इनको लकवा मार गया। भूमि अपने बाबा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर, बाबा, जल्दी अच्छे हो जाओगे, घबराना मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी और अच्छे डॉक्टर से बात भी करूंगी। उसके बाबा बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनका एक हाथ मुड़ा हुआ था और सारा चेहरा टेढ़ा हो रखा था। वो बस कर रहे थे। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना काम देखिए। हमारी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो ही गया है। सभी लोग उन्हें दिलासा देकर वहां से चले जाते हैं। भूमि के पिता चाय बेचने का काम किया करते थे और उसी से ही अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। भूमि और दो बहन भाई थे। भूमि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसके छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। भूमि चिंता में बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, क्यों परेशान हो रही है भूमि? भगवान ने ना जाने क्या सोचा है हमारे लिए। माँ, मैं तो बस इसलिए परेशान हूं कि दोनों बहन भाई की फीस जानी है और अंकित ने तो कल ही बाबा से कहा था फीस के लिए। कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं, फीस तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारे बाबा को किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना है। माँ तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। सारे घर पर अचानक से ही मुसीबत आन पड़ी थी। छोटे बहन भाइयों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे और 2 महीने बाद भूमि के खुद के भी पेपर थे। सब कुछ इतने अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। 2-3 दिन इसी में निकल गए। फिर भूमि ने बहुत सोच समझकर अपनी माँ से कहा, पागल हो गई है क्या? 2 महीने बाद तेरे फाइनल एग्जाम है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी या काम धंधे पर? माँ, मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया है और उनसे परमिशन भी ले ली है। मैं बीच बीच में कॉलेज जाऊंगी और पेपर दे दूंगी। लेकिन अगर काम नहीं किया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। माँ, समझने की कोशिश करो। अभी मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। भूमि की माँ जानती थी कि भूमि जो कुछ कह रही है वो घर के हालात को देखकर कह रही है। आखिर में वो भी भूमि की बात को मान लेती है। भूमि अपने बाबा के पास जाकर बैठती है। बाबा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूं, और देख लेना, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। उसके बाबा लेटे लेटे आंखें बंद और खोल रहे थे, जैसे कि अपनी बेटी को बोल रहे हो कि हाँ, मुझे तुझ पर भरोसा है। अगले दिन सुबह भूमि चाय बनाने का सारा सामान लेकर वहां पहुंच जाती है जहां उसके बाबा चाय की दुकान लगाते थे। वो जल्दी जल्दी वहां पर साफ सफाई करती है और फिर चाय का पतीला चूल्हे पर रख देती है। काफी देर तक वहां पर कोई नहीं आता। कई दिनों से दुकान बंद थी, इसलिए सबने इधर उधर चाय की दुकान ढूंढ ली थी। तभी वहां से भूमि के कॉलेज की एक लड़की गुजरती है। अरे भूमि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम चाय बेचने का काम करती हो? नहीं, मैं तो आज पहली बार दुकान पर बैठी हूँ। मेरे बाबा चाय बेचने का काम करते थे, लेकिन अभी उन्हें लकवा हो गया है, इसलिए अब मैं दुकान संभाल लूंगी। फिर तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। हम्म, अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है हमारे पेपर में, लेकिन मेरे बहन भाई के पेपर शुरू हो चुके हैं। मुझे ही अब सब देखना होगा। तुम्हारे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। फिर वो वहां से चली जाती है। भूमि इधर उधर देख रही थी पर कोई भी चाय के लिए नहीं आ रहा था। तभी वो जोर जोर से चाय ले लो की आवाज लगाने लगती है। फिर कुछ लोग चाय के लिए आवाज लगाती हुई भूमि की तरफ देखते हैं। भूमि को बड़ा ही अजीब लगता है। वो चुप हो जाती है और बैठ जाती है। काफी देर बाद एक आदमी आकर 2 चाय को ऑर्डर देता है। आप चाय पियेंगे या पैक कर दूं? मेरा दोस्त आने वाला है, तुम तैयार करो, इतने वो आ जाएगा। हम यहीं पर चाय पी लेंगे। भूमि फटाफट चाय बनाने लगती है। वो दोनों लोग भी चाय पीने के बाद में भूमि की चाय की तारीफ किए बिना नहीं रहते। वाह भाई, बहुत ही स्वादिष्ट चाय थी। तुम्हारे बाबा के
हाथों से भी ज्यादा स्वादिष्ट। सुना है तुम्हारे बाबा बीमार है। भगवान उन्हें जल्दी से सेहतमंद करेंगे। भूमि पैसे लेकर मुस्कुरा देती है। पहले दिन ज्यादा काम नहीं था। वो शाम को घर आ जाती है। क्या हुआ दीदी, बड़ी उदास लग रही हो? बाबा ने इतने दिनों से दुकान नहीं लगाई। लोगों ने तो उधर की तरफ आना ही छोड़ दिया। काम जमाने में बहुत समय लग जाएगा। दीदी घबराना नहीं, सब सही हो जाएगा। आप कहो तो हम भी आपके साथ वहां पर चाय बेचने के लिए आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मुझे बताओ आज का पेपर तुम्हारा कैसा हुआ। दीदी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। दीदी मेरी बात मानो, बाबा तो पुराने तरीके से चाय की दुकान को चला रहे थे। तुम थोड़ा दुकान को सुंदर बनाकर देख लो, हमारी चाय की दुकान फिर से चलने लगेगी। भूमि को अंकित का आइडिया अच्छा लगता है। वो 2-4 दिन सोचते रहती है और फिर अपने ही हाथों से दुकान के लिए सुंदर सुंदर चीज बनाती है। वो दुकान के आसपास सुंदर सजावट कर देती है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। और फिर ऐसा हो भी जाता है। धीरे धीरे लोग फिर से दुकान पर चाय पीने के लिए आने लगते हैं। कुछ दुकानदार वहां से चाय पैक करवाते हैं। देखते ही देखते भूमि के पेपर शुरू होने का टाइम आ जाता है। बेटी, अब तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं, तुम उन पर ध्यान दो। चाय की दुकान को मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू वहां पर बैठकर चाय बेचे और फिर बार बार दुकान पर कोई और चाय बेचेगा तो इससे हमारी दुकान की बिक्री पर असर पड़ेगा। तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर। मैं रात को पढ़ती हूँ। देख लेना, मेरे पेपर अच्छे जाएंगे। मैं जल्दी ही पेपर खत्म करके सीधे दुकान पर चली जाऊंगी। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। भूमि बहुत मेहनत कर रही थी। वो सुबह चाय की दुकान चलाती और शाम को घर आने के बाद वो अपनी पढ़ाई में लग जाती। और अब वो सुबह पेपर देने जाती और कोशिश करती जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करके वो अपनी दुकान पर पहुंच जाए। देखते ही देखते 15 दिन निकल जाते हैं और उसके पेपर खत्म हो जाते हैं। वो चैन की सांस लेती है। पेपर खत्म होने के बाद, माँ अब मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं पत्राचार कर लूँ। उसमें कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा लेकिन मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। कितनी मेहनत करेगी मेरी बच्ची तू। माँ, मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मेरे पास खूब सारे पैसे हो जाए और मैं बाबा का कहीं अच्छी जगह इलाज कराऊं। आजकल तो हर चीज का इलाज है। और देख लेना, बाबा भी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। फिर भूमि अपने बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। उसके बाबा हिलडुल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो भूमि को आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दे रहे थे। भूमि का रिजल्ट आ जाता है। इसी बीच वो पत्राचार में अपना एडमिशन करा लेती है। अब वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, दुकान भी संभाल रही थी और शाम को आने के बाद भी अपने बहन भाइयों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। तभी उसके मन में अफसर बनने की बात आ जाती है। और हुआ यूं था कि एक दिन उसकी दुकान पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है, जिसके ऊपर नीले रंग की बत्ती लगी हुई थी। ड्राइवर नीचे उतरता है और भूमि से चाय के लिए बोलता है। ये तो कोई सरकारी अफसर जान पड़ता है, फिर भी मेरी दुकान पर चाय पी रहा है। काश एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी में बैठूं जिसके ऊपर बत्ती लगी हो। और बस उसी पल भूमि के मन में अफसर बनने की बात आ जाती है। वो अपनी माँ को बिना बताए तैयारी शुरू कर देती है। भूमि ने मन में ही सोच लिया था कि दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन मैं अपने साथ साथ अपने परिवार की किस्मत को भी बदल दूंगी। क्या बात है भूमि बेटी, आजकल तो तू किताबों से बाहर ही नहीं निकलती है। पूरा दिन चाय की दुकान संभालती है और घर आकर इन किताबों में घुस जाती है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तू आखिर कर क्या रही है। तूने तो अपने ऊपर ध्यान देना भी बंद कर दिया है। माँ, बस थोड़े समय की बात है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। अब तुम जाकर आराम करो, मुझे पढ़ाई करनी है। इधर भूमि के बहन भाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। भूमि की बहन का 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम था और उधर भूमि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी और अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगी हुई थी। फिर एक दिन वो फॉर्म भरती है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करने के बाद वो पेपर देने जाती है। पेपर देकर जब वो बाहर निकलती है तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। हे भगवान, मैंने सुना है कि हाथी के पैर में सबका पैर होता है। मैं बस इस जॉब में चली जाऊं, फिर मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी अच्छे से। पेपर देने के बाद भूमि बिल्कुल फ्री थी। वो अब चाय की दुकान पर ध्यान दे रही थी और घर जाकर बहन भाइयों को पढ़ा रही थी। वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। और फिर 4 महीने बाद में वो दिन आता है जब उसका नाम अफसर की लिस्ट में था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और माँ, बाबा, देखो आपकी बेटी अफसर बन गई है। आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं अपने बाबा का इलाज कराऊंगी और अब आप लोगों को किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। भूमि के अफसर बनने पर सारा परिवार बहुत खुश था। और जब भूमि ज्वाइनिंग कर लेती है
उसके बाद वो कुछ समय बाद ही अपने पिता का इलाज शुरू करवा देती है और इधर उसे सरकारी बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है जिस पर नीले रंग की बत्ती थी। अपना सपना पूरा होता देख भूमि बहुत खुश थी। उसके बाद उसके परिवार में सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा और एक चाय वाली अफसर बनकर अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। हरीश एक गरीब घर का लड़का था। उसके पिता बूट पॉलिश का काम करते थे। हरीश जब 8 साल का था तभी उसकी माँ गुजर चुकी थी। वो बिन माँ के ही पला बढ़ा था। उसकी दादी थी जो कि उसकी देखभाल करती थी, क्योंकि उसके पिता तो सारा दिन काम में लगे रहते थे। उसके पिता दिन भर बूट पॉलिश का काम करते थे और जो भी पैसा कमाते थे वो खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। इस वजह से हरीश को ज्यादा पढ़ा भी नहीं सके। लेकिन हरीश के अंदर एक अनोखी कला थी जो कि शायद उसे अपनी माँ से मिली थी। हरीश बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाता था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाती थी। उन्होंने हरीश के लिए बहुत कुछ बना के रखा था। हरीश यही सब देख देख कर बड़ा हुआ था। दादी, ये देखो मैंने कितना बढ़िया बनाया है। बहुत बढ़िया है मेरे बच्चे, तू तो कलाकार है, कलाकार। वो जब छोटा था तो वो माँ के जैसी ही कलाकृतियां बनाने लगा था। उसके पिताजी ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन फिर अपनी गरीबी के बारे में सोचकर वो हरीश को कुछ और काम धंधा करने के लिए कहते रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हरीश भी उनकी तरह ही अपना जीवन गरीबी में बिता दे। हरीश अब बड़ा हो चुका था। उसके पिताजी उसे कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए कहते रहते थे, पर हरीश तो कुछ और ही करना चाहता था। पर उसकी गरीबी उसके सपने के आगे आ रही थी। हरीश दिन भर काम करता था और रात के समय गांव की टूटी हुई दीवारों पर, सड़कों के किनारे अपनी कलाकृतियां बनाता था। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है। लोग उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन कोई उसके बदले में उसे कुछ देता नहीं था। उसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम दिनेश था। वो अभी कुछ दिन पहले ही शहर से लौटा था। दिनेश जब एक दिन हरीश को एक दीवार पर कुछ बनाता हुआ देखता है तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि कोई इतनी सुंदर कला कैसे बना सकता है, वो भी बिना कागज पेन के। हरीश चौक से दीवारों पर अपनी कलाएं दिखाता था। उसकी इतनी सुंदर कला को देखकर दिनेश हरीश के पास आता है और हरीश से कहता है, अरे बेटा, तू तो बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाता है। तू एक दिन बड़ा आदमी बन सकता है। नहीं नहीं, मुझ जैसे गरीब बाप के बेटे को कौन बड़ा आदमी बनने देगा। अरे ये क्या कह रहा है बेटा, तुझ पर तो कला की देवी मेहरबान है। कोई नहीं रोक सकता तुझे। हरीश मन ही मन सोच रहा था कि काश ये सच हो जाए तो उसकी और उसके पिताजी की जिंदगी ही बदल जाएगी। फिर दिनेश हरीश को कहता है, बेटा हरीश, तुम शहर जाओ और अपनी कला के बारे में दूसरों को बताओ, क्योंकि शहर में ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। गांव वालों को तो तुम्हारी इस कला की कुछ भी समझ नहीं है, और अगर समझ भी गए तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और फिर वो आदमी हरीश के मन में कुछ कर दिखाने की लालसा जगाकर वहां से चला जाता है। हरीश घर आता है और चुपचाप जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि उसके घर में तो सोने के लिए भी एक ही चारपाई थी। उस पर भी उसकी दादी सोती थी। कुछ देर बाद उसके पिताजी घर आते हैं। उनके कपड़े काले पड़े हुए थे, हाथ भी पूरे काले हो चुके थे। हरीश उठता है और अपने पिताजी से बूट पॉलिश का सामान लेता है और जमीन पर रखकर वो अपने पिताजी को एक गिलास पानी का देता है। और फिर हरीश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहां जाकर मैं अपनी कला को लोगों को दिखाऊंगा तो शायद मेरा कुछ हो सकेगा। यहाँ गांव में तो मुझे अपने भविष्य अंधकार में ही नजर आता है। हाँ बेटा, तू कह तो ठीक ही रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तेरे शहर में रहने का इंतजाम कर सकूं। पिताजी, आप उसकी चिंता मत करो, बस आप मुझे जाने की इजाजत दे दो। ठीक है बेटा, मैं तो तुझे जाने की इजाजत दे देता हूँ, लेकिन अपनी दादी को तू खुद ही समझाना। तू तो जानता है कि तेरी कितनी फिक्र करती है। तेरे शहर जाने की बात सुनकर ही रोने लगेगी वो। ठीक है पिताजी, मैं दादी को मना लूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद हरीश शहर चला जाता है और वहां पहुंचकर
जब वो शहर की चकाचौंध देखता है तो उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे अपनी कला के बारे में लोगों को बताए। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि लोगों से अच्छे से बात भी कर सके। वो एक चाय वाले की दुकान के पास जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो शायद देख रहा था कि कहाँ पर वो कुछ बना सके। उस चाय वाले की दुकान पर बहुत भीड़ थी। फिर हरीश एक दीवार पर कुछ बनाने लगता है। वो चाय वाला उसे डांटने लगता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहा है भाई, तूने तो मेरी दीवार ही गंदी कर दी, चल निकल यहाँ से। अरे भैया जरा ध्यान से देखो तो सही, मैंने ये दीवार गंदी नहीं की बल्कि कितना सुंदर चित्र बनाया है। अरे हाँ भैया, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। क्या तुम चित्रकार हो? हाँ, मैं तुम्हारी चाय की दुकान पर भी एक अच्छा सा चित्र बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बदले में मैं तुमको एक बढ़िया वाली चाय पिला दूंगा। ठीक है भैया, तुम मुझे बस चाय ही पिला देना। और हाँ, उस पर रघु चाय वाला भी लिख देना। अच्छा, तो आपका नाम रघु है? हरीश चाय वाले की दुकान पर भी बढ़िया सा चित्र बना देता है और चाय वाला भी उसको चाय पिला देता है। हरीश दिन भर काम की तलाश में शहर में घूमता रहता था। कुछ दिन इसी तरह से निकल गए। हरीश सड़कों के किनारे ही सो जाता था और कुछ छोटा मोटा काम कर लेता था, जैसे लोगों की गाड़ी साफ करना, दुकान में बर्तन धोना, और उससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे अपने लिए वो खाना खरीद कर खाता था और शाम को चाय वाले के पास भी आ जाता था। हरीश भैया, कोई काम वाम मिला क्या चित्रकारी का? नहीं रघु भैया, अभी तो छोटे मोटे काम करके ही गुजारा चला रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, हिम्मत बनाए रखना, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। हरीश ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार कोशिश करता रहा। बहुत दिन हो गए लेकिन हरीश कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो वापस गांव लौटने का मन बना लेता है और वो उस चाय वाली की दुकान पर पहुंचता है। रघु भैया, एक चाय तो पिला दो बढ़िया सी मलाई मार के, क्योंकि कल से आपकी चाय नसीब नहीं होगी मुझे। अरे हरीश भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ रघु भैया, मैं आज रात की गाड़ी से ही अपने गांव जा रहा हूँ। लगता है ये शहर हमको जमा नहीं। हरीश भाई, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार कर रहे हो? भला वो किस लिए? आज सुबह मेरी दुकान पर एक मैडम आई थी चाय पीने के लिए, और वो तुम्हारे बनाए हुए चित्र देखकर पूछ रही थी कि किसने बनाए हैं। तो हमने बोला कि हमारे एक दोस्त ने बनाए हैं। अच्छा, फिर मैडम क्या बोली? मैडम ने अपना कार्ड दिया है और कहा है कि जब तुम्हारा दोस्त आए तो उसको बोलना कि मुझसे मिलने के लिए। हरीश चाय वाले से कार्ड लेकर उस मैडम से मिलने के लिए चल पड़ता है और दिए हुए एड्रेस पर उसको वो मैडम मिल भी जाती है। अरे, तुम इस शहर में नए लगते हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर हरीश उस लड़की को सब कुछ बता देता है। कला उसकी बात से प्रभावित हो जाती है और हरीश को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक घर में पहुंच जाते हैं। वो लड़की अपने पिताजी को बुलाती है। पिताजी, देखो तो कौन आया है। आपको एक बढ़िया चित्रकार की तलाश थी ना। अंदर से एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ बाहर आता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो चल फिर नहीं सकता। वो हरीश के पास आता है और कहता है, अरे, तुम तो वही कलाकार हो जिसको मैंने उस दिन सड़क के किनारे कुछ बनाते हुए देखा था। तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या आपने मुझे कब देखा? वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर दिखाओ। पिताजी उसे एक बोर्ड दे देते हैं और एक पेंसिल, और हरीश से कुछ बनाने के लिए कहते हैं। हरीश जल्दी से एक सुंदर सी कलाकृति बना देता है। कला और उसके पिताजी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कला के पिताजी कला से कहते हैं, ले बेटी, ये तस्वीर लेकर तुम मेरे दोस्त के पास जा, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। अरे हरीश, तुमने तो कमाल कर दिया। वो तस्वीर पिताजी के दोस्त को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वो कुछ पैसे भी हरीश को देती है और कहती है, ये देखो, तुम्हारी पहली कमाई। हरीश ये देखकर बहुत खुश होता है और फिर उसने और भी सुंदर सुंदर तस्वीर बनानी शुरू कर दिए। अब तो वो पूरे शहर में फेमस हो गया था और फिर कुछ समय बाद वो एक बड़ा आदमी बन गया। जब वो घर लौटा तो घर आकर उसने देखा कि उसके पिताजी तो बहुत बीमार हैं।
उसने पिताजी से कहा। अरे पिताजी, आपने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं कब का आपके पास आ जाता। अरे नहीं बेटा, तो कुछ बड़ा करने निकला था तो मैं तुझे कैसे परेशान करता। तभी दादी भी वहां पर आ जाती हैं और हरीश को देखकर बहुत खुश होती हैं। दादी, मेरी अच्छी दादी, देख तेरा पोता आज बहुत बड़ा कलाकार बन गया है। मेरा बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। फिर बनवारी हरीश की तरफ अच्छे से देखता है। हरीश तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा था। वो अपने पिताजी को सहारा देकर बाहर लाता है और गाड़ी में बिठाता है। अरे बेटा, ये गाड़ी किसकी है और तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? पिताजी, ये आपकी गाड़ी है और मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। बनवारी को तो यकीन ही नहीं आया कि वो गाड़ी को अच्छे से देखने लगा। वो तो कभी बैलगाड़ी पर भी नहीं बैठा था और आज अचानक इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ गया था। कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आ जाते हैं। दवाई लेकर बनवारी ठीक हो जाता है। फिर हरीश उसे शहर की सारी बातें बता देता है। बनवारी बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद हरीश ने एक बड़ा घर ले लिया गांव में ही, और उसने अपनी दादी और पिताजी के लिए घर पर आराम का सारा इंतजाम करवा दिया था। हरीश की शादी भी कला से हो गई थी। अब हरीश शहर में रहकर अपना काम भी करता और हर महीने 3-4 दिन गांव में अपनी दादी और पिताजी के साथ भी आकर रहता था। हरीश अपनी गरीबी के साथ ही उस चाय वाले को भी नहीं भूला था। एक दिन उस चाय वाले की दुकान पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। सब उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उस गाड़ी में से हरीश नीचे उतरता है। कैसे हो रघु भैया, एक चाय तो पिला दो बढ़िया वाली। बहुत बढ़िया हरीश भाई, तुम्हारी तरक्की देखकर दिल खुश हो गया। रघु भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, इसलिए कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप निसंकोच मुझे बताइएगा। और इस तरह एक गरीब कलाकार अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया।